Hi everyone, welcome to AG History Companion. This is part 4 of chapter 1st Geography class 10th. So इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक स्ट्रेटजी है ताकि हम रिसोर्सेज का यूज़ जुडिशियस मेथड से कर सकें, मतलब कि अच्छे से कर पाएँ ताकि आगे वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो। और अब वाली जनरेशन है, मतलब अब हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें भी सभी को रिसोर्सेज मिलें। इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इंडिया के पास ना बहुत सारी डाइवर्सिटी है इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कुछ रिसोर्सेज कहीं मिलेंगे लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे, और जहाँ कुछ रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे वहाँ कोई और रिसोर्सेज मिलेंगे। मतलब एक चीज़ वहाँ मिलेगी लेकिन दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज़ कहीं और मिलेगी लेकिन पहली वाली चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सब है इंडिया में। सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो जो कुछ रीजन्स हैं उनमें क्या बोलते हैं, कई बार तो रिसोर्सेज की कमी है, कुछ रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज में वही सेम रीजन रिच भी है। आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और कई रीजन्स में जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, मतलब उनको बाहर से कहीं से भी एक्सपोर्ट नहीं करवाना पड़ता, इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज में, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सम रीजन्स हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है वाइटल रिसोर्सेज की। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। और इसीलिए हमें एक रिसोर्स प्लानिंग करनी है, मतलब बैलेंस्ड, ताकि जो रिसोर्स जहाँ पे अवेलेबल है वही रिसोर्स हम दूसरी स्टेट्स तक भी पहुँचा सके, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उनको अवेलेबल करवाएं। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, स्टेट लेवल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, चारों लेवल पे होना चाहिए। अब कुछ हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे स्टेट है, वो किस चीज़ में रिच है और किस चीज़ में शॉर्टेज है। तो सबसे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, यहाँ पे मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं, रिच रीजन है ये मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स के। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की कमी है ये बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऐसे तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपको, लेकिन अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। नेक्स्ट वन इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है। देन राजस्थान। तो राजस्थान सोलर एंड विंड एनर्जी में तो रिच है, मतलब वहाँ पे सोलर या विंड एनर्जी यूज़ करके मतलब और भी बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। लद्दाख रिच कल्चर हेरिटेज है, मतलब वहाँ पे टूरिज़्म वगैरह के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब लोग बाहर से आते हैं और वहाँ पे विज़िट वगैरह करते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इतना, और कुछ वाइटल रिसोर्सेज की भी कमी है। तो लद्दाख देखो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, अब तो अलग से स्टेट ही बन गई। तो वहाँ पे रिच कल्चर हेरिटेज है, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल रिसोर्सेज की कमी है। राजस्थान में पता है गर्मी इतनी होती है तो वाटर रिसोर्सेज की तो कमी होगी, और लेकिन सोलर एंड विंड एनर्जी में रिच है वो। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है वहाँ का। अरुणाचल प्रदेश पता है ना कहाँ पे है। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स में रिच है, बाकी सब में बाकी कमी किस चीज़ की है वो मेंशन नहीं किया गया है। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, तो उसके 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स ऑफ कंट्री। सबसे पहले क्या करते हैं कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स मिलेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, मतलब सर्वे किया, फिर मैप करते हैं, मैपिंग मतलब मैप करना कि यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे ये रिसोर्स हैं। और उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने सर्वे कर लिया, मैप कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जो रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको भी एस्टिमेट करते हैं, और क्वालिटी कैसी है वो भी मेज़र करते हैं। तो ये सब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर, मतलब पहले सर्वे करना कहाँ पे है, एरिया कहाँ पे है, उसके बाद मैपिंग करना, एंड देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड स्टेप क्या है,
evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अब हमें रिसोर्स पता चल गया कहाँ पे है, अब उसकी प्लानिंग करना कि मतलब उसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना, फिर स्किल्स को जोड़ना और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना ताकि हम रिसोर्स डेवलप कर पाएँ। दिस इज़ नोन एज प्लानिंग। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Next is मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो रिसोर्स डेवलपमेंट एक किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है उसको बाकी जो डेवलपमेंट प्लान्स है उससे अकॉर्डिंग मैच करके रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। तो 3 स्टेप्स हो गए, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड फिर कंपेयर करना, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। India made concerned efforts for achieving goals of resource planning from first 5-year plan। जो इंडिया है वो कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहा है फर्स्ट 5-year प्लान से ताकि वो रिसोर्स की प्लानिंग अच्छे से कर पाए। उस टाइम शायद जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, तो फर्स्ट 5-year प्लान से तब से ही क्या बोलते हैं कि प्लानिंग चल रही है। The availability of resource with updated technology and institution is necessary for the development of एनी रीजन। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कहीं जगह रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वहाँ पे अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो एरिया बैकवर्ड रीजन में काउंट होता है। लेकिन कहीं जगह ऐसी है कि वहाँ रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहाँ पे मतलब रीजन वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है, देखो किसी भी कोई भी चीज़ अवेलेबल है, जब तक हम उसके ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी होना मस्ट है और अपडेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब हमारे पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स तो हम इंपोर्ट करवा ले कहीं और से, लेकिन हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो डेवलपमेंट होना तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप ही होगा। तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ अब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना काफ़ी नहीं है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज़ करें और फिर रीजन वगैरह को डेवलप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन इन्वेडर्स। अब इसमें फॉरेन इन्वेडर्स का एग्ज़ाम्पल दिया गया है बुक में कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, हमारे पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, क्या देख के बनाया कि हाँ भाई इस कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, इसके ऊपर कॉलोनी बनाते हैं। और उनके पास क्या थे, टेक्नोलॉजी थी, भाई वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में थे तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब रिसोर्सेज हमारे पास थे लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम अंडर डेवलप्ड थे। उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने उन टेक्नोलॉजी को लगाया और फिर वो ये बोलते थे कि हम आपकी कंट्रीज़ को डेवलप करेंगे। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी तभी हमने उन पर बिलीव किया कि वो हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, तभी हमने उनको परमिशन दी ना कि आके ट्रेड वगैरह करे वो। तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, यही उनका रीज़न था कि वो हमारे ऊपर सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर पाएँ। नहीं तो ऐसे अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम भी डेवलप ही होते। तो टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and the historical experience ऑफ द पीपल। तो ये क्या कह रहा है, रिसोर्स डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बट हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा हमारे पास ह्यूमन भी होने चाहिए, जो मतलब स्किल्स भी होनी चाहिए ह्यूमंस के पास ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मतलब डेवलपमेंट कर सके। अब हमारे पास रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी मतलब हमारे पास स्किल ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी तो पता है हमें ऐसे हो सकता है लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में स्किल्स ही नहीं है तो वो कैसे बनाएंगे रिसोर्सेज वगैरह। तो स्किल्स भी होने इम्पोर्टेंट है और कुछ हिस्टोरियल एक्सपीरियंस है हमारी कंट्री के पास, जैसे कॉलोनीज़ वगैरह हो गई तो भी थोड़ी कंट्री डेवलप है। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। तो जो irrational consumption हो रहा है मतलब रिच ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और पुअर के पास रिसोर्सेज ही नहीं है और ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट लीड टू सोशो-इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब सोशो-इकोनॉमिक मतलब रिच और पुअर में गैप हो जाना, कईयों के पास रिसोर्सेज हैं कईयों के पास नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो हर चीज़ की लिमिट होती है कि इसको हम इतना ही यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको ओवर यूटिलाइज़ करोगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होगी ही। जैसे ट्री है,
ट्री हमें O2 देती है और CO2 लेती है, ठीक है। अब जितने इंसान मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीज़ भी इंक्रीज़ करने चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है वो डिफॉरेस्टेशन कर रही है, मतलब ट्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि O2 का तो लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी CO2 का लेवल तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो उसको कन्वर्ट करने वाले हैं O2 में मतलब ट्रीज़, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो O2 का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए O2, लेकिन O2 कम हो जाएगी तो लोग बचेंगे ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएंगी। तो अब आप ट्रीज़ को ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, बल्कि हमें उनका अफॉरेस्टेशन करना चाहिए ताकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके अकॉर्डिंग ट्रीज़ भी बढ़े, ताकि O2 और CO2 का लेवल मेंटेन रहे जितनी एक पर्सन की नीड है। तो अब हम ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होगी ही, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी तो ये दुनिया ही नहीं बचेगी। तो अगर हमें ये दुनिया बचानी है तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मतलब सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें ओवर यूटिलाइजेशन कम करना पड़ेगा, और ओवर यूटिलाइजेशन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी, कुछ लीडर्स थे उन्होंने फोर्स किया रिसोर्स कंजर्वेशन पे, जैसे गांधी जी। तो गांधी जी वॉइस हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, यहाँ पे नॉट मिसिंग है, यहाँ पे नोट आएगा, एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। तो वो क्या बोलते थे कि इतना तो है हमारे पास कि हम हर किसी की नीड पूरी कर पाएँ, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम हर किसी की ग्रीड पूरी कर पाएँ। ग्रीड मीन्स लालच। नेक्स्ट इज़ अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। अब मास प्रोडक्शन क्या है? मास प्रोडक्शन ये है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, उसी को हम लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करें, दैट इज़ मास प्रोडक्शन, ठीक है। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हम उन्हीं को ही प्रोड्यूस करवाते जाएं, तो वो तो सिर्फ रिच यूज़ कर पाएंगे। पुअर के तो क्या बोलते हैं, पुअर के तो मतलब क्या बोलते हैं, पुअर तो वो खरीद नहीं सकते क्योंकि उतनी इनकम वगैरह नहीं होती, उतनी इनकम नहीं होती उनकी कि वो ब्रांडेड चीज़ें ले पाए। तो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो उसको रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस। मतलब प्रोडक्शन बाय मासेस क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैनी पीपल, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो बहुत सारे पीपल मिलके प्रोड्यूस कर पाए, ताकि मतलब पीपल को क्या बोलते हैं, रोज़गार मिले। सो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। और बुक में को लाइन गिवन है कि he placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। तो उनके अकॉर्डिंग जो ग्रीडी और सेल्फिश नेचर होता है ना इंडिविजुअल्स का, और कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करती है, हमारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही है, इन दोनों को रूट कॉज बताया है रिसोर्स डिप्लेशन का। किस किस को रूट कॉज बताया है? ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अब इनके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, डैश इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स के लिए हमने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है? प्लानिंग। नेक्स्ट इज डैश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। अब ये स्टेट्स आ गई, तो कौन सी स्टेट्स रिच थी? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सारी ही रिच थी, और लैक्स किस में थी ये मेंशन नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ डैश बट लैक्स इन डैश। अब अरुणाचल प्रदेश आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, अब वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया नहीं है, तो वो लैक किस में करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, आपको पता है ना अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वाटर रिसोर्सेज में तो अबंडेंस है वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर वाटर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चिरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती रहती है। राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडाउड विद वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें ट्रू या फॉल्स पूछा गया है, क्या राजस्थान में बहुत अच्छे वाटर रिसोर्सेज हैं? अब हमको पता ही है राजस्थान में तो धूप ही इतनी होती है, आधा पानी तो ऐसे सूख जाता होगा, तो राजस्थान इज़ नॉट वेल एंडाउड विद वाटर रिसोर्सेज, फॉल्स है ये। और राजस्थान किस में क्या बोलते हैं रिच है? विंड एंड सोलर एनर्जी में, ठीक है।
लद्दाख हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट डेफिशिएट इन। हमें ये पता है लद्दाख के पास रिच कल्चर हेरिटेज है, बट वो डेफिशिएट किस में करता है? ऑप्शंस है वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, ऑल। सो राइट ऑप्शन इज ऑल. Next is India has made concerned efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan. True or false? So this is true कि first 5-year plan से ही बहुत सारे क्या बोलते हैं efforts लगाए जा रहे हैं ताकि resource planning हो सके. डैश आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन. तो एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या नेसेसरी है? रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन स्किल्ड भी होना चाहिए. सो ऑल. डैश इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. अब कॉलोनीज में ऐसा क्या था जो फॉरेन इन्वेडर्स के लिए अट्रैक्शन बना? तो हमारे पास क्या थी? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास थे रिसोर्सेज, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. Next is dash help foreigners to exploit and establish supremacy. तो फॉरेनर्स को किस चीज़ ने हेल्प किया कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके? उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो उनके अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो थी उनकी वजह से वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे. मतलब अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम उनको आने ही देते, चलो चलो हम खुद ही ट्रेड कर लेंगे, हम सीधा बोल देते. लेकिन अब हमें ट्रेड का कुछ पता ही नहीं था. मतलब वो हम ट्रेड करने के बहाने से आएगी, भाई हम आपको नई टेक्नोलॉजी देंगे, आप हमें रिसोर्स देना. ऐसे करते करते हमारे ऊपर कब्जा ही कर लिया सारों ने. डैश में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो क्या किस वजह से सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं? ऑप्शन है इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, बोथ एंड नन. सो राइट ऑप्शन इज बोथ. नेक्स्ट इज डैश was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. तो ये किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था. प्रियंका गांधी नहीं, महात्मा गांधी जी ने.